नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सड़क पर खाना मांगता वह भिखारी आखिर कैसे बना इतना बड़ा करोड़पति। जिस पिता को बेटे छोड़ भागे थे, आज कैसे उसी बाप के दरवाजे पर आंखें फाड़े अपने पिता की आलीशान कोठी को घूर रहे थे। फिर पिता ने भी जो किया काबिले तारीफ था। आखिर ऐसा क्या किया पिता ने, आइए जानते हैं इस कहानी में। बाबूजी, कोई तो कुछ दे दो, 2 दिन से भूख से तड़प रहा हूँ। किसी ने कुछ नहीं दिया। बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ तो दे दो, ज़्यादा नहीं तो 2-4 रुपए ही सही। भीख मांगते हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा। तो 20-25 साल के उस नौजवान ने कहा, बाबा, अभी सुबह सुबह घर से निकला नहीं कि आप लोग शुरू हो गए। कम से कम यह तो देख लेना चाहिए कि इंसान किसी काम से निकल रहा हो या कैसे। बस आप लोग भीख मांगने लग जाते हो। अभी तो मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना खर्चा चला सकूं, और यहाँ आप भागे चले आए। जाइए यहाँ से, मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। उस लड़के ने यानी दीपांशु ने उस बुजुर्ग को धमकाकर वहाँ से भगा दिया। दीपांशु के ज़ोर से चिल्लाने पर वह बुजुर्ग वहाँ से जाकर अन्य लोगों के पास ऐसे ही भीख मांगने लगा, और दीपांशु उसे देखकर मन ही मन बुदबुदाया। अभी इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, चाहे तो कुछ काम कर सकता है बुढ़ा, लेकिन नहीं, मुफ्त का जो मिल जाता है तो काम क्यों करने लगे। भला ऐसे लोगों को पता नहीं कौन लोग हैं जो पैसे दे देकर सिर पर चढ़ा लेते हैं। खैर, मुझे क्या करना, भाड़ में जाने दो। इतना कहते हुए दीपांशु ने अपना वॉलेट निकाला और ऑटो वाले को पैसे देकर अपने रास्ते चला गया। दीपांशु का आज इंटरव्यू था और वह अपना इंटरव्यू देने के लिए ही घर से निकला था। जैसे ही वह कंपनी में पहुंचा तो बस यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से उसे यह नौकरी मिल जाए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जिस कंपनी में दीपांशु इंटरव्यू देने पहुंचा, वहां पहले से उसके जैसे 10 लोग और बैठे हुए थे। दीपांशु ने अपना इंटरव्यू तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन फिर किसी ने अपनी सिफारिश लगाई और वह नौकरी किसी और को मिल गई। दीपांशु को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। मन महसूस कर बस रह गया और उस कंपनी से बाहर निकल आया। इधर पूरे रास्ते बस वह यही सोचता रहा कि आज भी उसे नौकरी नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएगा। और अब तो उसके पास सेविंग्स भी ज़्यादा नहीं बची थी और उसके पास दुनिया भर की जिम्मेदारी थी। पूरे रास्ते वह सोच में डूबा हुआ था और ऐसे ही अपने स्टॉप पर उतर गया। लेकिन अभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अभी अपने घर जाए और जाकर फिर से अपनी माताजी को यह बुरी खबर दे कि आज फिर से उसे नौकरी नहीं मिली। इसीलिए टेंशन के मारे बेचारा वहीं पर इधर उधर घूमता रहा और उसने एक दुकान से चाय ली और वहीं खड़ा होकर कुछ सोचता सोचता चाय पीने लगा कि तभी उसकी नज़र वहीं पर भीख मांगते हुए एक बुजुर्ग पर पड़ी। वही बुजुर्ग जो सुबह उसे मिला था। उसे देखते ही दीपांशु अपनी सोच से बाहर आया और फिर से उस बुजुर्ग को घृणा भरी नज़रों से देखने लगा। फिर मन ही मन उसने कुछ सोचा और वह लगातार उसी व्यक्ति को देखता रहा। आज क्योंकि उसके पास भी बहुत समय था, उसे कोई काम भी नहीं था और उसकी कोशिश थी कि वह शाम को देर रात तक घर पहुँचे ताकि घर पर किसी को कुछ बताना ना पड़े। इसीलिए वह वहीं साइड में पड़े एक पत्थर पर बैठकर वह उस बुजुर्ग को देखता रहा। लगातार वह बुजुर्ग लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन पिछले 2 घंटे में उस बुजुर्ग को केवल 2 व्यक्तियों ने ही भीख दी होगी, और वह भी किसी ने 1 रुपये तो किसी ने 2 रुपये, बस इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दिया। और वह बुजुर्ग लगातार अभी भी वही बात चिल्ला रहा था कि बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कोई कुछ तो दे दो। जब लगातार 2 घंटे तक दीपांशु ने उस बुजुर्ग को भूख से तड़पते हुए देखा और देखा
कि उसके इतना भीख मांगने पर, इतनी मिन्नतें करने पर भी कोई उसे पैसे नहीं दे रहा। तो दीपांशु की घृणा दया में बदल गई और अब वह करुणा भरी दृष्टि से बस इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था। शायद भूख के कारण उस बुजुर्ग के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि वह बार बार अपना पेट पकड़कर साइड में वहीं फुटपाथ पर जाकर बैठ जाता। फिर जब कोई आता तो हिम्मत करता और उठकर उससे मदद की गुहार लगाता। लेकिन लाखों की भीड़ भरी इस दुनिया में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, तो कोई भला किसी की मदद क्यों करने लगा। दीपांशु ने भी तो सुबह यही किया था, बस ऐसे ही लोगों को अब वह देख रहा था तो उसे उस बुजुर्ग पर तरस आ रहा था। भूख से तड़पने के कारण ना चाहते हुए भी उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह बार बार अपनी उस गंदी मैली सी शर्ट से पोंछ रहा था। लेकिन जब भी वह किसी से यह कहता कि 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो, तो उसकी आंखों के कोर अपने आप भीग जाते। जब दीपांशु ने उस बुजुर्ग को इतना गौर से देखा तो उसे उस बुजुर्ग पर तरस आने लगा और अब उसे अपनी परेशानी और अपनी मुसीबत बहुत छोटी लगने लगी। दीपांशु ने अपना बैग लिया और उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। दीपांशु को देखते ही वह बुजुर्ग शर्म से अपनी नजरें चुराने लगा। तो दीपांशु बोला, अरे बाबा, आप इतना घबराए से क्यों लग रहे हैं? मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप निश्चिंत रहिए। आपको भूख लगी है ना, तो आप एक काम कीजिए। मैं आपको पैसे तो नहीं दूंगा, पर हाँ, मैं आपको खाना ज़रूर दे सकता हूँ। दीपांशु की यह बात सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह व्यक्ति अपने पेट से हाथ हटाकर दीपांशु के आगे हाथ जोड़कर अपने दोनों हाथ फैलाने लगा और बोला, बेटा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाने की ही ज़रूरत है। तुम मुझे खाना दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इस पर दीपांशु ने अपने बैग में से अपना लंच बॉक्स निकाला और उस बुजुर्ग की ओर बढ़ा दिया। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लंच बॉक्स की ओर देखकर सोच में पड़ गया और फिर एक नज़र अपने हाथों की ओर देखा और एक नज़र उस लंच बॉक्स की ओर। फिर उसने दीपांशु से कहा कि बेटा, 2 मिनट रुको, मैं अभी कोई पिन्नी लेकर आता हूँ, फिर तुम उसमें खाना पलट देना। उस बुजुर्ग की बात सुनकर दीपांशु ने भी गर्दन हिला दी, पर फिर कुछ सोचकर बोला, अरे बाबा, कोई बात नहीं, आप इसी में खा लीजिए और अगर आप चाहें तो आप ही यह लंच बॉक्स रख लीजिए। मेरे पास दूसरा है, मैं उसमें अपने लिए खाना ले आऊँगा। इस पर वह बुजुर्ग दीपांशु की ओर देखने लगा और बोला, बेटा, यह तो बहुत महंगा होगा, तुम रहने दो, मैं कुछ देखता हूँ। या फिर तुम एक काम करो, मेरे हाथ में ही खाना निकाल कर रखते रहो, मैं ऐसे ही खा लूँगा। तो दीपांशु बोला, पर बाबा, मैं कैसे आपके हाथ में खाना निकाल कर रखूँ और आप कैसे खाएंगे? आप एक काम कीजिए, आप इसी में खा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, घबराइए मत आप। दीपांशु ने यह कहते हुए अपना लंच बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाया। तो उस बुजुर्ग आदमी ने वह लंच बॉक्स ले लिया और मुस्कुराते हुए दीपांशु का धन्यवाद किया। फिर दीपांशु ने उस आदमी से कहा, बाबा, अगर बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि आप यह काम कितने समय से कर रहे हो? मेरा मतलब है कि कोई मजबूरियाँ, कुछ वजह थी या फिर। उसकी यह बात सुनकर खाना खाता हुआ वह बुजुर्ग रुक गया। तो दीपांशु बोला, अच्छा, माफ़ कीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो, मेरा वह मतलब नहीं था। आप खाना खा लीजिए आराम से, मैं तो ऐसे ही खाली बैठा था तो सोचा कि आपसे ही बातें कर लूँ, बस इसीलिए पूछ लिया, और कुछ नहीं। आप आराम से खाना खाइए। तो वह बुजुर्ग फिर से खाना खाने लगा। जल्दी ही उस बुजुर्ग ने वह खाना ख़त्म कर लिया। खाना खाने के बाद वह इधर उधर पानी की बोतल ढूंढने लगा,
जो हवा की वजह से उड़कर दूर पहुंच गई थी, क्योंकि उस बोतल में थोड़ा सा ही पानी था और वह भी उसने सड़क से उठाई थी। जब वह बुजुर्ग बोतल को लेने के लिए जाने लगा तो दीपांशु ने अपने बैग में रखी हुई पानी की बोतल निकाली और बोला, यह लो बाबा, इसमें से पानी पी लो। उसने पानी पिया और तब जाकर उसकी भूख शांत हुई। खाना खाते खाते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए थे। वह दीपांशु के पैरों में गिर पड़ा और उसका धन्यवाद करने लगा। बेटा, तुमने मुझ पर आज बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मुझे कभी जीवन में मौका मिला तो मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। तब दीपांशु ने कहा, अरे नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है। मैं तो वैसे भी घर ही जाऊंगा, लेकिन आपको इसकी और ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी आपको, और इंसान होने के नाते कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी ही चाहिए ना। वैसे बाबा, आपका नाम क्या है? दीपांशु के पूछने पर उसने बताया, बेटा, मेरा नाम कांतीलाल है। अच्छा, और आप इसी शहर के हैं या कहीं दूसरे शहर से आए हैं? दीपांशु ने एक और प्रश्न पूछा तो वह आदमी थोड़ा झिझकने लगा। तब दीपांशु ने कहा, बाबा, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर आपका मन हो तो ही आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, और अगर आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं है। वैसे मेरा उद्देश्य आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। सोचा कि शायद आपसे बात कर लूँ तो मन हल्का हो जाए, इसीलिए आपसे बात करने बैठ गया। तब उत्सुक होकर कांतीलाल जी ने उससे पूछा, परेशान क्यों? क्या हुआ बेटा? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी उम्र में तो बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं, फिर तुम परेशान क्यों हो? इस पर दीपांशु बोला, क्या बताऊं बाबा, किसी समय पर मैं भी बिल्कुल निश्चिंत होकर घूमा करता था, लेकिन कुछ समय पहले एक हादसे में मेरे पिताजी यह दुनिया छोड़कर चल बसे, और उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिताजी के बाद किसी को तो जिम्मेदारियां उठानी ही थीं। और फिर मेरी दोनों बहनें, वे भी छोटी ही थीं, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इसीलिए मैं कॉलेज के साथ साथ एक पेट्रोल पंप पर काम करना मैंने शुरू कर दिया, जिससे मैं अपनी और अपनी माँ की थोड़ी बहुत मदद करता रहूं। लेकिन इस साल जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने सोचा कि कहीं अच्छी जगह नौकरी लगा लूं, ताकि अपनी माँ और अपनी बहनों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत मुझसे क्या चाहती है। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ, किसी न किसी कारण से मैं वहाँ रिजेक्ट हो जाता हूँ। पहली बार मेरे ही कॉलेज में कंपनी आई थी जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन तब उस कंपनी में मैं इसलिए न जा सका क्योंकि घर पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं अपनी बहनों को यूं ही छोड़ देता तो वे बेचारी भला कैसे घर संभाल पाती। अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने वह नौकरी ज्वाइन नहीं की। उसके बाद जब यहाँ दूसरा इंटरव्यू दिया तो उसमें भी मैं लेट पहुँचा, और अब आज यह मेरा तीसरा इंटरव्यू था। सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली, और बस इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मेरे नौकरी मिलने का इंतज़ार मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ और मेरी बहनों को है। बस इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, ताकि रात को देर से पहुँचूँ तो वे मुझे कुछ पूछे ही ना। बस ऐसे ही ज़िंदगी के धक्के खा रहा हूँ। अब यहाँ मुझे बैठना ही था, तो तभी मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ी, और इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अब सोचा कि आपसे आपके बारे में पूछ लूँ, पर लगता है कि आप अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हैं, है ना अंकल? दीपांशु की बात सुनकर कांतीलाल जी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तक जिसको भी मैंने अपनी आप बीती सुनाई, किसी ने भी मेरी मदद तो की नहीं, उल्टा मेरा मजाक ही बनाया। इसीलिए आप किसी को कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं होती। बेटा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है
कि तुम तो खुद वक्त के मारे हो, तो तुम्हें मेरी परेशानी ज़रूर समझ आएगी। कांतिलाल जी ने दीपांशु को अपने बारे में बताना शुरू किया। बेटा, मेरा नाम कांतिलाल है। मैं इस शहर का नहीं हूँ। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। और जिस हाल में तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं था। मैं तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का अच्छा खासा अमीर आदमी था। मेरे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हुआ करता था मैं कभी। लेकिन आज देखो, अपना पेट भरने के लिए भी सड़कों पर भीख मांगता फिरता हूँ। यह समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देता है। पर मैं सोचता हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर मुझे किन कर्मों की यह सज़ा मिल रही है। मेरी अपनी ही औलाद ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मेरा जन्मस्थल बिहार के पास एक छोटे से गांव में है। शुरू में मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने उस समय ग्रेजुएशन करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। मेरे पिताजी एक किसान हुआ करते थे, लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू करने की बात की तो उन्होंने मेरा साथ दिया और इसीलिए मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मेरे पिताजी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। आने वाले कुछ ही वर्षों में मेरा कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मेरी शादी मेरे परिवार वालों ने अपनी ही मर्ज़ी से पास ही के गांव की एक लड़की से करवा दी। मेरी पत्नी का नाम सुमति था। हम दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। सुमति ने मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब मैं और सुमति अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। हमारी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। जब तक मेरे बच्चे बड़े हुए तब तक तो मैं अपने शहर में अच्छा खासा नाम कमा चुका था और मैंने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाई। उन्हें हर एक सुख सुविधा दी। उन्होंने जब जो मांगा मैंने उन्हें वही ला कर दिया। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। इधर मैं अपने काम में व्यस्त रहता और मेरे बच्चे, बड़े बेटे की जैसे ही 12th हुई तो उसने मुझसे कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ना चाहता है। अपने बेटे को मना नहीं कर पाया मैं, इसीलिए मैंने उसे विदेश जाने की परमिशन दे दी। हालांकि मेरी पत्नी ने मुझे मना किया कि बच्चों को खुद से दूर भेजना ही क्यों है। अगर पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई तो यहाँ भी की जा सकती है। लेकिन मेरे बेटे की ज़िद थी और मैं उसे मना नहीं कर सकता था। इसीलिए जैसे तैसे मैंने अपनी पत्नी को भी समझाया और बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। छोटा बेटा पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था, लेकिन अपने भाई को देखकर उसने भी मुझसे ज़िद की। वह भी बाहर जाकर पढ़ना चाहता है। तो मैंने दोनों बेटों के बीच कोई मनमुटाव मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद भी उसे भी विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए हाँ कह दिया। अब हमारे दोनों बेटे तो हमसे दूर हो गए, लेकिन अभी भी हमारी दोनों बेटियां हमारे पास ही थीं। लेकिन वह भी कब तक हमारे साथ थीं। एक न एक दिन उन्हें भी हमसे दूर होना ही था। मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में बहुत होशियार थी। वह तो मेरे साथ मेरा बिजनेस संभालना चाहती थी, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिला तो मैंने उसकी शादी कर दी। अब मेरे दोनों बेटे तो बाहर रह ही रहे थे। इधर मेरी बड़ी बेटी भी विदा हो चुकी थी। शादी में मेरे दोनों बेटे अपनी पढ़ाई के दौरान ही घर वापस आए और उसी दौरान वह घर ही रहे। लेकिन शादी की रस्में हो जाने के बाद वे दोनों वापस लौट गए और फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखी। इधर अब मेरी एक ही बेटी घर पर रह गई थी, लेकिन उसके होते हमें किसी चीज़ की कमी भी महसूस नहीं हुई। अभी तक हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। समय के साथ साथ मेरे बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने वहीं
विदेश में ही एक अच्छी कंपनी में अपने लिए नौकरी भी ढूंढ ली और वह वहीं काम करने लगा। हमारी ज़िंदगी बहुत सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया वैसे ही तुरंत मैं फैक्ट्री पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि फैक्ट्री में वर्कर तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ वर्कर्स को चोट आई है। कुछ वर्कर्स आग में झुलस गए थे और अभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जैसे ही मुझे वर्कर्स के बारे में पता चला तो मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंचा। जाकर देखा तो किसी को गंभीर चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उन सब के इलाज की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठा ली और आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी भी तो थी। जब वे लोग मेरी कंपनी में दिन रात काम करते थे तो उनके अच्छे बुरे समय में उनका साथ देना मेरा फ़र्ज़ बनता था, तो इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। लेकिन इधर इस हादसे से मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई करने के लिए मैंने बैंक में एप्लीकेशन भेजी, लेकिन पहले से ही एक लोन होने के कारण मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ। और उस समय जब मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी तो उस वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार किया जा रहा था, जिसकी पेमेंट भी मेरे पास आ चुकी थी। इस वजह से मुझे बहुत बुरी तरह से इस लॉस ने तोड़ कर रख दिया था। इधर वह क्लाइंट जिसके पैसे पहले से मेरे पास आ चुके थे, उसने मेरा सिर खा लिया, क्योंकि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। उसे बस अपना सामान चाहिए था या फिर अपने पैसे। मैंने जैसे तैसे करके उस क्लाइंट को उसकी पेमेंट देने का जुगाड़ किया, लेकिन अभी भी मेरे सिर पर बैंक का लोन और अपनी कंपनी के उन लॉसेस को भरने के लिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत थी, जिससे मैं अपना बाकी का कर्ज निपटा सकूं। इधर इस दौरान जब मैं इन मुसीबत से जूझ ही रहा था कि मुझे मेरी पत्नी ने फ़ोन करके तुरंत ही घर पहुंचने को कहा। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि मेरी छोटी बेटी एक लड़के के साथ गले में हार डालकर बैठी हुई थी। मैं सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो सुमति ने मुझे बताया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और अब वह इस लड़के को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए उनके पास लेकर आई है, क्योंकि वह लड़का अपने ससुर जी यानी कांतिलाल जी से मिलना चाहता था। तो इसीलिए उनकी बेटी अपने पति को अपने पिता से मिलवाने के लिए लाई थी, लेकिन कांतिलाल जी ने बिना उनकी कोई बात सुने दोनों को गुस्से में घर से निकाल दिया और अपनी बेटी को कहा कि तूने जो भी सोचकर यह कदम उठाया है, अब तू अपनी गलती का भुगतान भी खुद ही कर। मैं तुझसे कभी कोई मतलब नहीं रखना चाहता। एक तो अपने बिजनेस में हुए इतने बड़े घाटे के बाद वह वैसे ही टूट चुके थे, ऊपर से उनकी बेटी का उठाया यह कदम उनके लिए बहुत दुखदाई था। इन सब के कारण वह वैसे ही बहुत परेशान थे। इन सब मुसीबतों से लड़ने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर ही रहा था और मैं अपनी कुछ बिजनेस पार्टनर से इसमें मैंने हेल्प लेना शुरू किया, लेकिन उस बुरे समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे केवल अपने बेटों से उम्मीदें थीं, जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। छोटा बेटा बेशक अभी भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बड़ा बेटा वह पिछले 1.5 साल से विदेश में नौकरी कर रहा था। इसीलिए अब मेरी सारी उम्मीदें अपने बड़े बेटे से थीं और छोटा बेटा भी मेरी मदद कर सकता था, क्योंकि पिछले 6 महीने से वह भी किसी कंपनी में इंटर्नशिप पर था। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो मदद कर ही सकता था। इसीलिए जब मैं हर तरफ से उम्मीद खो बैठा था तो अब मैंने अपने बड़े बेटे विकास के पास फ़ोन किया और उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताया। सारी बातें सुनने और समझने के बाद विकास बोला, पापा, इतना सब हो गया वहाँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया
कि मुझे कुछ समझाने का मौका ही नहीं मिला, तो भला मैं तुझे कैसे बता पाता। पर कोई बात नहीं, अब तो तुझे बता दिया है ना। हाँ, तो बताना भी चाहिए पापा। कम से कम यह तो पता होना ही चाहिए कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। यह सुनकर मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम दोनों को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए। आखिरकार तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन। जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ, सही कहा पापा आपने। और बताइए, विकास ने मुझसे पूछा तो मेरी हिम्मत हुई और मैंने कहा कि बेटा, इस नुकसान की भरपाई के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो विकास बोला, पापा, बैंक से लोन ले लीजिए या फिर किसी से मांग कर देखिए। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, दरअसल मैंने बहुत कोशिश की, जहाँ से जितना संभव हुआ मैंने उतना पहले ही सबसे इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यह सुनते ही मेरा बड़ा बेटा एकदम से अचंभित होता हुआ बोला, मैं कर सकता हूँ? पर कैसे? आपको लोन नहीं मिल पा रहा ज़्यादा अमाउंट का, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ पापा? मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम मुझे कुछ समय के लिए 50 लाख रुपए उधार दे दो। ज़्यादा नहीं, लगभग 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। इस पर मेरा बड़ा बेटा हिचकिचाता हुआ बोला, पापा, मैं जानता हूँ कि आप मुसीबत में हैं, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी रकम मांगने से पहले आप एक बार तो सोचते। यहाँ विदेश में रहना कोई मामूली बात तो नहीं है। अपने खर्चे हैं मेरे, और फिर अभी कुछ समय पहले ही मैंने यहाँ खुद का घर खरीदा है। पहले से ही मैं खुद भी यहाँ कर्ज में डूबा हुआ हूँ। ऐसे में मैं भला आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ। मैंने उससे कई बार कहा तो वह कहने लगा कि चलिए ठीक है, आप फ़ोन पर अब रोने मत लग जाइए प्लीज़। किसी से बात करके देखता हूँ, अगर कुछ हो पाएगा तो आपको कॉल करके बता दूंगा। चलिए रखता हूँ पापा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मैं दोपहर से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया। तो अगले दिन मैंने खुद ही अपने बेटे को फ़ोन किया। पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, और जब फ़ोन उठाया तो लगभग चिल्लाता हुआ बोला, हाँ बताइए पापा, कैसे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रखा है आपने। मैंने सकुचाते हुए पूछा, बेटा, मैंने तुमसे कल बात की थी ना, तुमने कहा था कि पूछ कर बताओगे, तो इसीलिए। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, मेरा बेटा तेज आवाज़ में बोला, इसीलिए क्या पापा? अरे, आपको उंगली क्या पकड़ाई, आप तो गर्दन पकड़ने लगे। मैंने आपसे कहा था ना, अगर कुछ हो पाएगा तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। जब आपको फ़ोन नहीं किया तो आपको समझ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, आप तो खुद ही बार बार फ़ोन खटकाने लगे। माफ़ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे अपने बहुत खर्च हैं। यहाँ इंडिया जैसा हाल नहीं है, और मेरा अपना परिवार भी है यहाँ पर। यह सुनते ही मेरी तो जैसे जान निकल गई, और मैंने पूछा, परिवार भी है? मतलब? मतलब कि मैंने यहाँ पर एक लड़की से शादी कर ली है, और अब मैं अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहूँगा। मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको जो सही लगे आप वह कीजिए। और हाँ, आज के बाद हम दोनों को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। यह सुनकर मैं और चौंक गया। हम दोनों को? मतलब? तो मेरा बेटा बोला, दोनों को मतलब दोनों को, मुझे और मेरे छोटे भाई को। किसी को भी अब परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि हम दोनों यहाँ बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं अब, और हम दोनों ने मिलकर साथ में ही यहाँ पर यह घर खरीदा है। और हाँ, अब आपको हमारी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें आपसे कोई मतलब रखना है। सोचा तो था कि एक बार इंडिया आएंगे, और जब इंडिया आएंगे तो आपको इस बारे में हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने ही फ़ोन पर, देर से ही सही, लेकिन सारी सच्चाई आपने हमें बता दी।
वरना खामोखा हमारा समय बर्बाद होता। अब जब आपके पास कुछ है ही नहीं और आप ही कंगाल हो चुके हैं, तो भला अब हमें आप क्या ही देंगे। इसीलिए अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अब हमसे आप कोई उम्मीद रखिए और दोबारा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुन। मैं कहता ही रह गया और उधर से फ़ोन कट गया। मेरे बेटे ने मुझे इतनी बातें सुनाई थीं कि दोबारा फ़ोन करने की मेरी हिम्मत ना हुई। अब मैं चारों तरफ से मुसीबत से घिरा हुआ था। इन मुसीबतों से लड़ने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जब मेरे कर्जदारों ने दिन रात मेरे घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो मजबूरी में उनका कर्ज निपटाने के लिए मुझे अब अपनी वही फैक्ट्री बेचनी पड़ी। और अब घर पर हमारा खर्चा चलाने के लायक भी मेरे पास पैसे नहीं बचे थे और अभी भी मुसीबत मेरे सर पर ऐसे ही खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी बैंक का लोन ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही बस समय बीत रहा था और समय बीतता रहा और मैं बिजनेस में खूब हाथ पैर मारता रहा कि कहीं से कोई मदद मिल जाए या फिर कोई पार्टनरशिप में ही सही अपने साथ काम करवा ले। लेकिन मैं असफल रहा और कुछ महीनों बाद बैंक वालों ने मेरे घर की नीलामी करवा दी। अब मैं और मेरी पत्नी पूरी तरह से लाचार हो चुके थे और हम दोनों ऐसे ही घर से निकल गए, क्योंकि अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तो इसीलिए कुछ समय तक मैं अपने कुछ जानकारों के यहाँ अपनी पत्नी को लेकर रहा। लेकिन फिर उन लोगों में हमारे कारण बढ़ते झगड़ों को देखते हुए मेरी हिम्मत ना हुई और अपने उस शहर में हर कोई मुझे जानता भी था, इसीलिए वहाँ मैं क्या ही करता। अभी भी बहुत से लोगों की नज़रें मुझ पर सिर्फ इसीलिए टिकी होती थीं कि मैं किसी तरह से उनके पैसे लौटा सकूं। लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उन्हें उनके पैसे वापस कर सकूं। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के साथ रात के अंधेरे में ही वह शहर छोड़ दिया, इस उम्मीद के साथ कि नए शहर में जाकर अपने खाने खर्चे का कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। जब मैं और मेरी पत्नी यहाँ इस शहर में आए तो हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि कोई काम धंधा शुरू करूँगा, कुछ नहीं तो अपना काम करने लग जाऊँगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इस मुसीबत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था और ऊपर से इन दिनों इन मुसीबतों के कारण मेरी शारीरिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही मेरी पत्नी की। दोनों ही अक्सर बीमार रहने लगे थे, लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही था। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के रहने के लिए यहाँ शहर में एक छोटी सी झुग्गी का इंतज़ाम किया और हम उस छोटी सी झुग्गी में किराए पर रहने लगे। थोड़े समय तक मैं मेहनत मजदूरी करता रहा, लेकिन जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं उनका किराया ना दे सका। इसके कारण उन लोगों ने मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। ऐसे ही हम दोनों सड़कों पर भटकते रहे। कई रातें हम लोग सड़कों पर सोए और कई दिन हम भूखे पेट सोए। लेकिन यह सब सिर्फ हमारी मुसीबतें थीं, क्योंकि और किसी को उससे कोई लेना देना नहीं था। मुसीबत तो तब आकर पड़ी जब एक रात मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, आसपास डॉक्टर का क्लिनिक ढूंढने की भी कोशिश की, पर कोई ना मिला। मैं मदद के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने मेरी मदद न की और मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़कर चली गई। उसके बाद से बस मैं ऐसे ही सड़कों पर घूमता रहता हूँ। जी तो नहीं करता अब जीने का, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बिना मैं अपनी सांसें तो नहीं रोक सकता ना। पेट की आग बहुत लाचार बना देती है बेटा, इसीलिए भीख मांगकर ही सही, पर फिर भी खाना पड़ता है। यह सब कहते कहते कांतीलाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। तब दीपांशु ने उन्हें शांत किया और बोला, बाबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको खामखा ही परेशान कर दिया। आप प्लीज़ रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भगवान ने हमारे लिए हमसे भी अच्छा सोचा होता है। बस कई बार हम समझ नहीं पाते कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो होगा सब अच्छा ही होगा। तब कांतीलाल जी बोले, हाँ बेटा, सब अच्छा ही होगा। और तुम भी परेशान मत होना। तुमने एक भूखे आदमी को खाना खिलाया है। मेरी प्रार्थना बेकार नहीं होगी। तुम देखना, तुम्हें जल्दी ही बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तब दीपांशु मुस्कुराने लगा और बोला, चलिए बाबा, अब तक रात बहुत हो गई है बाबा। अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी माँ वहाँ मेरा इंतज़ार देखेंगी। अब दीपांशु वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने खाना पीना खाया और आराम से सो गया। अगले दिन वह फिर से तैयार हुआ और काम ढूंढने के लिए निकल गया। आज दीपांशु और भी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ी कंपनी में था, जहाँ का सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा खासा था। दीपांशु का डर इस कारण से था क्योंकि उसके पास कोई अच्छी सिफारिश नहीं थी और उस कंपनी में उसे यूं ही जॉब मिल पाएगी या नहीं, इस कारण से वह बहुत परेशान था। इंटरव्यू देने से पहले वह एक बार कांतीलाल जी के पास उनसे मिलने आया। जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा और फुटपाथ पर देखा कि कांतीलाल जी वहीं पर लेटे हुए थे, दीपांशु उनके पास आया और बोला, बाबा, आज मेरा इंटरव्यू है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो और मुझे नौकरी मिल जाए, फिर शायद मैं आपकी भी कुछ मदद कर पाऊँ। कांतीलाल जी ने दीपांशु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ईश्वर करे तुम बहुत सफल आदमी बनो। तुमने मेरी जितनी मदद की है, मैं उसका एहसान भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। दीपांशु अपना इंटरव्यू देने के लिए अब चला गया। कुछ घंटे बाद दीपांशु इस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल कर आया। फिर से वह कांतीलाल जी के पास पहुंचा। उदास लटका हुआ चेहरा देखकर कांतीलाल जी बोले, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? क्या तुम्हें नौकरी नहीं मिली? तुम इतने उदास क्यों हो? कांतीलाल जी भी परेशान हो गए। तभी मुस्कुराते हुए दीपांशु ने एक मिठाई का डब्बा निकाला और कांतीलाल जी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लो बाबा, मिठाई खाओ। आपने तो जैसे मेरे लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी और आपके कहने से जैसे वह सच भी हो गया। मतलब? चौंकते हुए कांतीलाल जी ने पूछा। तो दीपांशु बोला, मतलब कि वह नौकरी मुझे मिल गई है बाबा। मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मैं आपके लिए भी कुछ करूँगा बाबा। अब घर चलता हूँ। इतना कहकर दीपांशु वहाँ से चला गया। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन दीपांशु कांतीलाल जी के पास आया और उनसे बोला कि बाबा, आपके पास आपका जो ज़रूरी सामान हो वह ले लीजिए, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर दीपांशु ने उन्हें अपने साथ लिया और वह उन्हें कहीं ले जाने लगा। कांतीलाल जी उससे पूछते रहे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कुछ देर बाद देखा तो वह दोनों एक अच्छे से वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुक गए। वृद्धाश्रम का बोर्ड देखते ही कांतीलाल जी उसकी ओर देखने लगे तो दीपांशु बोला, बाबा, जिन लोगों के सर पर छत नहीं होती वह लोग कैसा महसूस करते होंगे, यह मैंने समझ लिया है। इसीलिए मैं आपको एक छत देना चाहता हूँ। शायद आपकी ही प्रार्थनाओं का फल था जो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली और फिर मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ आज। तो मैंने शुरुआत आपसे ही की है। आपसे मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसीलिए अब से आप बेघर नहीं हैं। यह वृद्धाश्रम ही आपका घर है और इन सब लोगों के साथ आप आज के बाद रहेंगे। मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आता जाता रहूँगा। दीपांशु की यह सब बातें सुनकर
कांतीलाल जी भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया और बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम तो एक के बाद एक मुझ पर इतने एहसान किए जा रहे हो। पता नहीं इस जीवन में मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तो दीपांशु ने कांतीलाल जी से कहा कि बाबा, आप अपने जीवन का अनुभव मुझे बताते रहिएगा बस, क्योंकि मेरे पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अनुभव मुझसे ज़्यादा है और मेरे लिए आपकी सीख ही सब कुछ होगी। अभी के लिए इस वृद्धाश्रम में आप रहिए, मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। और हाँ, अगर आप कुछ करना चाहें या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो यह वृद्धाश्रम वाले आपको मौका भी देते हैं अपना टैलेंट दिखाने का। तो अगर आप भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। यही सोचकर मैंने आपका यहाँ एडमिशन करवाया है। अब दीपांशु उन्हें वहाँ छोड़कर चला गया। ऐसे ही समय बीतने लगा। दीपांशु अब अच्छे से अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगा था। हफ्ते में या जैसे भी उसे समय मिलता वह कांतीलाल जी से आकर मिल जाता। इधर कांतीलाल जी भी वृद्धाश्रम में बनने वाली बहुत सारी चीज़ों जैसे झालर, गुलदस्ते और घर को सजाने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें उस वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों द्वारा बनाई जाती थीं और उन्हीं को बेचकर उन लोगों का खर्चा चलाया जाता था। थोड़े समय तक तो फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कांतीलाल जी वृद्धाश्रम में रहने लगे और उन्हें कुछ समय बीत गया तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और हैंडमेड चीज़ों का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और कुछ पैसों की भी, लेकिन उनके पास तो अभी कुछ नहीं था। और फिर अब क्योंकि वे इस वृद्धाश्रम में रहने लगे थे तो जो भी वह करना चाहते थे इस वृद्धाश्रम के लोगों के लिए ही करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जब दीपांशु कांतीलाल जी से मिलने के लिए आया तो कांतीलाल जी ने दीपांशु को यह आइडिया दिया कि दीपांशु, क्यों ना हम हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करें। हमें प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ रहने वाले सभी वृद्ध मिलजुल कर बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर चीज़ें बनाते हैं। अगर हम उन्हें बाज़ार में बेचेंगे तो हमें उतना मुनाफा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें तो हमें मुनाफा भी ज़्यादा होगा और ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेगा। अभी तो यहाँ यह सब चीज़ें बना बना कर महीनों रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब दिवाली, होली या कोई त्योहार आता है तभी लोग इन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, वरना कोई नहीं लेता। अब यह बात दीपांशु को अच्छे से समझ आ गई, तो उसने सोचा कि एक बार मैनेजर से बात करने में क्या जा रहा है। यही सोचकर वह मैनेजर से बात करने के लिए गया। उसने मैनेजर को खूब समझाया, लेकिन उसने अपने आगे किसी की न समझी न सुनी। इधर दीपांशु को कांतीलाल जी का आइडिया अच्छा लगा और क्योंकि वह जानता था कि वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं, एक बार बिजनेस में धोखा खाए हुए हैं, तो उन्हें बहुत अनुभव है। इसीलिए दीपांशु ने कांतीलाल जी को कहा कि बाबा, एक काम करते हैं, थोड़े पैसे मैं डालता हूँ और थोड़ा अनुभव आप डालिए। हम दोनों मिलकर यह काम शुरू करते हैं। आपके इस वृद्धाश्रम में जितनी भी बनी हुई चीज़ है, हैंडीक्राफ्ट का सामान है, वह सारा सामान हम इन लोगों से खरीद लेंगे। मैं ही यहाँ आकर सब खरीद कर ले जाऊँगा और फिर हम दोनों मिलकर अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कांतीलाल जी को भी आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने भी हामी दे दी, मंजूरी दे दी। अब दीपांशु ने जो भी पैसे जमा किए थे उन पैसों को लेकर 1-2 महीने बाद दीपांशु फिर से वृद्धाश्रम आया। इस बीच कुछ पैसे अपनी मेहनत के कमाए हुए कांतीलाल जी ने भी जमा कर रखे थे। जब दीपांशु आया
तो उन्होंने वे पैसे दीपांशु के हाथ में थमा दिए और बोले, बेटा, तेरी और मेरी क्या ही पार्टनरशिप है। ले, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, कम से कम इनसे तेरी कुछ मदद तो होगी ना। दीपांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। सारा खेल तो संचालन का है और हम जो कंपनी खोलने वाले हैं इसका संचालन तो आप ही करेंगे। तो इसीलिए वैसे भी आपका और मेरा सब कुछ 50% का होने वाला था। पर कोई नहीं, अगर आपका मन है तो आप मुझे दे दीजिए। अब दीपांशु ने वहाँ से सारा सामान खरीद लिया और कांतीलाल जी के दिए हुए सुझाव के अनुसार उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरू में उनके पैसे भी लगते थे और समय भी। दीपांशु अपना काम तो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसने अब एक दो लोग काम पर रख लिए और इधर कांतीलाल जी दीपांशु को सब कुछ समझाते रहते कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके दीपांशु का और कांतीलाल जी का वह बिजनेस शुरू हो गया। अब बड़ी बात थी कि उस बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए। उनके शहर तक तो लगभग हर जगह यह बिजनेस सीमित था, लेकिन वह अभी इसे और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए कांतीलाल जी को वृद्ध आश्रम से निकलकर सामने आना ही पड़ता और अब वे दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। बढ़ते हुए मुनाफे को देखकर दीपांशु ने काम छोड़ने को कहा, लेकिन कांतीलाल जी ने मना कर दिया और वे खुद ही सब कुछ संभालने लगे। जहां उन्हें दीपांशु की ज़रूरत होती, वह दीपांशु को फ़ोन करते और वह फ़ौरन हाजिर हो जाता। अब तो उनका बिजनेस बढ़िया चलने लगा। कांतीलाल जी के पास अब किसी चीज़ की कमी न रही। देखते ही देखते उन्होंने अपने लिए अपना नया घर, गाड़ी, हर चीज़ का इंतज़ाम कर लिया और अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दीपांशु उनके पास अक्सर आता जाता रहता था और अब उन दोनों के अच्छे पारिवारिक संबंध थे। हालांकि कांतीलाल जी के परिवार में कोई था ही नहीं, वे तो अकेले ही थे। उनका दीपांशु के परिवार के सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप हो गया था। दीपांशु के परिवार में सभी लोग कांतीलाल जी को अच्छे से जानते थे। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और कांतीलाल जी और दीपांशु ने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली और उनका बिजनेस खूब तरक्की करने लगा। इधर कांतीलाल जी क्योंकि अकेले ही रहते थे, तो उनकी ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी पर अगला उनका वारिस कौन होगा, यह सवाल अक्सर उनके मन में आया करता था। क्योंकि उनका बिजनेस जैसे जैसे तरक्की करने लगा, वैसे वैसे वह और पैसे कमाते रहे, लेकिन उन पैसों का हकदार उनके बाद कौन होगा, वह अक्सर यही सोचते रहते थे। फिर उनके दिमाग में आया कि वह इतनी धन दौलत का क्या करेंगे। जिंदगी में उन्हें जो चाहिए था वह तो उन्हें किसी ने नहीं दिया सिवाय उस अनजान लड़के के, और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जायदाद का वारिस दीपांशु को ही बनाने का फैसला कर लिया और इसीलिए उन्होंने दीपांशु को ही अपना वारिस बना लिया। दीपांशु की माँ ने कांतीलाल जी को शुरू से ही अपना भाई माना और जब से वह उन्हें मिले तब से उन्होंने उन्हें राखी बांधना शुरू कर दिया था। वह तभी से उन्हें राखी बांधने लगी थी, तो इसीलिए दीपांशु के परिवार वालों को भी कोई समस्या नहीं हुई। अब दीपांशु और उनका परिवार अपना छोटा सा घर छोड़कर कांतीलाल जी के पास ही उस घर में रहने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन कांतीलाल जी के दरवाजे पर कोई चिल्ला रहा था। कोई बार बार उन्हें पुकार रहा था और यह आवाज़ उन्हें बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे यह आवाज़ वह पहले भी सुन चुके हैं। यह आवाज़ जैसे उनके किसी बहुत करीबी इंसान की है। उन्होंने ऊपर से झांक कर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई न दिया। गार्ड ने उनसे अंदर आकर पूछा कि बाहर दरवाजे पर कोई आपसे मिलना चाहता है।
कांतीलाल जी के साथ साथ दीपांशु और उसके परिवार वाले भी सोचने लगे कि आखिर कौन होगा। फिर कांतीलाल जी ने सोचा कि चलो एक बार बाहर चलकर देखते हैं कि बाहर कौन है कौन नहीं। जब वह बाहर गए तो दरवाजे पर खड़े युवक को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा लड़का कोई और नहीं, उनका अपना बेटा और उनकी बहू थी। वे दोनों अपने पिता को सामने देखते ही पिताजी पिताजी चिल्लाने लगे। लेकिन उन दोनों को देखकर कांतीलाल जी जितने आश्चर्यचकित थे, वह उतने ही गुस्से में भी थे, और वे उनकी शक्ल देखते ही गुस्से में भर गए और वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तो वे दोनों पीछे से चिल्लाते हुए बार बार उन्हें पुकारने लगे। वे दोनों रोते रोते चिल्ला रहे थे, पिताजी पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, पिताजी हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी ही देर में उनका दूसरा बेटा भी वहाँ आ गया और वह भी रोने लगा, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपने अच्छे समय में आपको भूल ही बैठे थे। हम यह भूल गए थे कि समय का पहिया चलता रहता है और समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन आज जब मुसीबत हम पर आई, तब हमें एहसास हुआ कि मुसीबत में जब कोई अपना साथ ना दे तो कितना दुख होता है। इसीलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आपके पास आए हैं। आप हमसे ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। तब खुद को संभालते हुए कांतीलाल जी आगे आए और बोले, पहले तो तुम यह बताओ कि तुम दोनों को मेरा पता कैसे मिला और तुम यहाँ तक आए कैसे। तो उन दोनों ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़ लिए और बोले, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए पापा, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है पापा। हम तो बहुत समय पहले ही इंडिया आ चुके थे, क्योंकि हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है। हम दोनों को कंपनी ने काम से निकाल दिया और फिर वहाँ हमारा खर्चा चलाना भी भारी पड़ गया, तो मजबूरी में हम लोगों को यहाँ वापस आना पड़ा। जब हम घर पहुँचे तो वहाँ हमें पता चला कि अब वहाँ कोई और रहता है। हमारे घर की नीलामी हो चुकी है। हमें आपका कुछ पता नहीं था कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। हम भी ऐसे ही आसपास किराए पर मकान लेकर रहने लगे थे कि तभी फ़ोन पर अभी 2 दिन पहले ही आपकी फ़ोटो दिखाई दी और आपके बारे में फ़ोन से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो हम फ़ौरन आपके पास दौड़े चले आए। हमें माफ़ कर दीजिए पापा, और आप हमारे साथ ही रहिए। हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। हमें एहसास हो गया है कि बड़े बुजुर्गों के बिना ज़िंदगी कितनी सूनी हो जाती है। इंसान कितना अकेला हो जाता है जब माँ बाप का साया सर पर ना रहे। तो इसीलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। या तो आप हमारे साथ चलिए या फिर आप हमें अपने पास रखिए पापा। अपने बच्चों की बात सुनकर कांतीलाल जी हंसने लगे और बोले, कमाल करते हो तुम लोग भी। मेरे सर पर 50 जूते मारने के बाद, मुझे पूरी दुनिया में बेइज्जत करवाने के बाद, इतने बुरे समय में मुझे अकेला छोड़ने के बाद तुम लोग मुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, जिनके कारण मैं अपनी पत्नी को न बचा सका, जिनके कारण मैं इस भरी दुनिया में अकेला हो गया। मैं ऐसी औलाद को भला कैसे माफ़ कर सकता हूँ। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ झांकने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी तो मैं तुम्हें बस भगा रहा हूँ। अगली बार यहीं गार्ड डंडों से पीटते हुए तुम्हें भगाएगा। यह सुनते ही बेटों के तेवर बदल गए और बोले, यह कैसे बात कर रहे हैं आप हमसे। हम यहाँ आपके लिए आए हैं और हम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। तब कांतीलाल जी तालियां बजाने लगे और बोले, अरे वाह, क्या बात है। आखिरकार तुम्हारे मुंह से सच्चाई बाहर आ ही गई कि तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। ठीक है, मत जाओ। मुझे भी तुमसे ना ही तो कोई बहस करनी है और ना ही कुछ और कहना है।
लेकिन मैं तुम लोगों के साथ अब कभी वापस नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें अपने साथ रहने दूँगा। उनके यह कहने पर उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाने लगा कि इतनी ही देर में दरवाजे पर दीपांशु आया, जो कि बाहर किसी काम से गया हुआ था। दीपांशु ने जब उन दोनों को कांतीलाल जी के साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो दीपांशु गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ विकास के गाल पर जड़ दिया और बोला, खबरदार, जो इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जो तूने इन्हें हाथ लगाया? आखिर है कौन तू? इतना बोलकर दीपांशु गार्ड की ओर घूरता हुआ बोला, इन जैसे सड़क छाप लोगों को घर में घुसने कैसे दिया तुमने? तब वह बोला कि साहब, बड़े साहब ने कहा था। तब वह कांतीलाल जी की ओर देखने लगा और लगभग नज़रों से ही सवाल करने लगा। तो कांतीलाल जी ने दीपांशु को कहा कि बेटा, यही है मेरा बड़ा बेटा विकास। यह सुनते ही तो जैसे दीपांशु का खून खौल गया और उसने उसका गिरेबान पकड़कर विकास को थप्पड़ मारा और घर के बाहर धक्का दे दिया और बोला, आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरे और तेरे भाई के हाथ पांव तुड़वा कर कहीं सड़क पर डलवा दूंगा। फिर पड़े रहना दोनों। आया समझ? चल निकल यहाँ से। और गार्ड से दीपांशु ने उसी अंदाज में कहा, आज के बाद अगर यह दोनों आसपास भी दिखें तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। यह सुनकर वे दोनों भी थोड़े से डर गए और खोखली धमकियां देते हुए वहां से चले गए। कांतीलाल जी को आज दुख तो बहुत हुआ और उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश भी थे, यह सोचकर कि अब उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने वाला भी कोई है। दीपांशु ने कांतीलाल जी के आंसू पोंछते हुए कहा कि बाबा, जैसे आपके लिए मैं किसी बेटे से कम नहीं हूँ, वैसे ही आप मेरे लिए पिता समान हैं। तो मैं अपने सामने आपकी बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकता हूँ? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे होते कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। दीपांशु की यह बात सुनते ही कांतीलाल जी ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। अब वास्तव में उनका मन संतुष्ट हो चुका था और ईश्वर ने उन्हें हर वह चीज़ दी जिसकी वह कामना कर रहे थे। इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही हमेशा फल मिलता है। जैसे दीपांशु को उसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलती हूँ आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।